जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी आरपीएफ की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 26वां है। जी हाँ दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर रेलवे ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड जो भी आने की संभावना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर लेके आए हो। तो ये क्लास होने वाली है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज 50-50 की जंग है दोस्तों, आपको यही टारगेट लेके चलना है दोस्तों, ठीक है। और आज दोस्तों 26वां टेस्ट है आपका दोस्तों, ठीक है। आपके डेली बेसिस पर टेस्ट चलते हैं, आज ये 26वां टेस्ट है, ठीक है। आप सभी को अंत में स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए हम हमारी क्लास को बिना देरी करे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? कल हमने किए थे 535 क्वेश्चन, हम वही से कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 536, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, सिंह, विष्णु, दंतीदुर्ग, अशोक या शतकर्णी? सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके लिए आरपीएफ की 65 जीके जीएस की क्लासेस कवर करी है दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है जल्दी से देख ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इन क्लासेस में लगभग 1400 क्वेश्चंस कवर हुए साथियों, 1400 क्वेश्चंस। इन 1400 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? सभी को पता होना चाहिए, दंतीदुर्ग है दोस्तों। कौन है दोस्तों? दंतीदुर्ग। ये सिंह विष्णु किस वंश का संस्थापक है? पल्लव वंश का। पल्लव वंश ध्यान से रखना दोस्तों, पल्लव वंश टिक करना दोस्तों। पल्लव वंश अगर आपको पूछे सिंह विष्णु किनके संस्थापक है? पल्लव वंश के संस्थापक है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 537, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आप ये ना सोचे इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके ही आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, उपाली, राहुल, सिद्धार्थ या नरेंद्र दत्त? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट राहुल टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों सिद्धार्थ किसका नाम था बचपन का? बताइए दोस्तों, सिद्धार्थ बचपन का किसका नाम था? बताइए। गौतम बुद्ध का नाम है, बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। और ये स्वामी विवेकानंद का नाम है नरेंद्र दत्त, डी ऑप्शन वाला, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, तो यहां से आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 538 क्या कह रहा है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्न में से किस भवन का निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है? बताइए। हड़प्पा वासी जो अपना घर बनाते थे वो किन सामग्रियों का प्रयोग करके बनाते थे? कमेंट करना आपको। तप्त मिट्टी की ईंटों के द्वारा, लाल बलुआ पत्थर के द्वारा, धूप में सुखाई ईंटों के द्वारा या चिकनी मिट्टी? बताइए सभी साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इस क्लास के अंदर सभी क्वेश्चंस रेलवे में जो भी पूछेगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम को टारगेट करते हुए डेली क्लास आती है आपको 8 PM पर। दोस्तों अगर आपको जीके जीएस में महारथी हासिल करनी है दोस्तों, 50 में से 50 करना, तो ये क्लास डेली आपके लिए ही लेके आई जाती है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे बिंदास होकर अपना टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए। ये एनालाइज करिए कि किस टॉपिक्स में आप कमजोर हैं, किस टॉपिक्स पर आपको ज्यादा जोर देना है, किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि हम अच्छा सा स्कोर कर सकें, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते दोस्तों, मैं गारंटी के साथ करो आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आएंगे, इवन 45+ तो करके आएंगे ही आएंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जितने भी स्टूडेंट तप्त मिट्टी की ईंटें वाला ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। बिना देरी करे हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 539। दोस्तों आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है कि शाक्या जी जीके क्लासेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 539 क्या कह रहा है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक पक्के टाइगर रिजर्व भी है, एक कमलांग टाइगर रिजर्व भी है। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व है और दूसरा पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है ये, टाइगर रिजर्व, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के
टाइगर रिजर्व है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको नेग्लेक्ट ना करें दोस्तों, ठीक है। यूपी में भी आप ध्यान रख सकते हैं, रानीपुर टाइगर रिजर्व ध्यान रखेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है दोस्तों यूपी में, ध्यान रखना। और एक है अमानगढ़, 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 अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, इंपोर्टेंट बहुत ही, ठीक है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में दोस्तों। किस राज्य में है दोस्तों? तमिलनाडु में दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है? जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 540। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। महेश भूपति, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महेश भूपति का संबंध निम्न में से किस खेल से? बताइए। फुटबॉल, भाला फेंक, टेनिस या हॉकी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, लगता है ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार इस क्लास को लाइक कर दें और इस क्लास को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ। आप भी पढ़िए और उन्हें भी इस क्लास को शेयर करिए जल्दी से एक बार। बताएंगे महेश भूपति का संबंध निम्न में से किस खेल से है? सभी स्टूडेंट्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टेनिस टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। महेश भूपति किस खेल के खिलाड़ी है दोस्तों? टेनिस के दोस्तों। और भी इंपोर्टेंट नाम बता देता हूं टेनिस से संबंधित दोस्तों, जैसे आप लोग सानिया मिर्जा नहीं भूलेंगे, सभी को पता ही होगा सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा ध्यान रखेंगे। और दूसरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, और भी पूछे जाते हैं जैसे स्टेफी ग्राफ हो गए, और भी दोस्तों स्टेफी ग्राफ हो गए, स्टेफी ग्राफ, स्टेफी ग्राफ, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे, रेलवे ने अभी तक जो भी पूछे हैं। एनडी मोरे, एनडी मेरे भी ध्यान रखेंगे, एनडी मेरे, एनडी, एनडी मेरे, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट 3 मैंने नाम आपके सामने रखे जो रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिना देरी करें। क्वेश्चन नंबर 541। साथियों, अगर आप लोग डेली बेसिस पर जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही अगर कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग जीके जेस में 45 प्लस करके आएंगे दोस्तों। बस शर्त ये, डेली रिवीजन करिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। आप टेंशन ना लें दोस्तों, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिल ही रही है दोस्तों। एक बार आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ लें और दूसरी बात पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज और कर लें, ऐसे क्या आपका बेस मजबूत हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी इंपोर्टेंट कराऊंगा जो भी रेलवे ने पूछे फैक्ट के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा वल्लभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है, बताइए। राधा वल्लभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर उत्तर प्रदेश टिक कर रहे हैं, मैं उन सभी की बातों से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों ध्यान रखना, एक तो हमने पढ़ा राधा वल्लभ मंदिर उत्तर प्रदेश में, एक हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक और मंदिर पढ़ेंगे दोस्तों, गोविंद देव मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? गोविंद देव मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोविंद देव मंदिर। न जाने ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है गोविंद देव मंदिर, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें इसको। गोविंद देव मंदिर आपको यूपी में ही देखने को मिलेगा। आप लोग मुझे बताइए, लक्ष्मण देव मंदिर, लक्ष्मण देव मंदिर किस राज्य में है? लक्ष्मण देव मंदिर, लक्ष्मण देव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर बोल लो या लक्ष्मण देव मंदिर बोल लो, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर बोल दो, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, अगर आपको इसका जवाब आता है। नहीं पता तो ध्यान रखना, ये लक्ष्मण देव मंदिर उत्तर प्रदेश में, सॉरी यूपी, वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है ये? मध्य प्रदेश राज्य में है लक्ष्मण देव मंदिर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 542। क्या कह रहा है? देखिए, आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 542, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? बताइए। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अगर हम बलदेव जी की बारे में बात करें दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे दोस्तों। कौन थे? रक्षा मंत्री। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इनको नेग्लेक्ट ना करें। रक्षा मंत्री, ये आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बलदेव सिंह कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे दोस्तों, ठीक है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू। किन किन ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया? जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। यहां पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिना देरी करें। देखिए, आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को छूने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 543, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये। सामाजिक लागत, व्यक्तिगत लागत, वस्तु लागत या सामग्री लागत? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका सही जवाब सभी स्टूडेंट्स। आपका बहुत ही शानदार टेस्ट चल रहा है, आप लोगों को कमेंट करके बताना दोस्तों, ईमानदारी से टेस्ट देना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर कैसा हुआ, ठीक है। आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें साथियों। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है, हम और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 544 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान, भारत, जापान या श्रीलंका? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 544 कह रहा है वर्ष 2025 में T20 कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे से भारत को टिक करें, ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। देखो बी से भारत है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ने यहां पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 545। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता? बताइए, बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र? बताइए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है दोस्तों, ध्यान रखना, बृहस्पति, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? ध्यान रखना, बृहस्पति। एग्जाम में न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो कौन सा? बृहस्पति दोस्तों, ध्यान रखना, बृहस्पति, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का बड़ा ग्रह है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, आपको दूसरा बड़ा ग्रह पूछ ले तो दोस्तों आपको क्या जवाब टिक करना, बताइए। अगर आपको दूसरा बड़ा ग्रह पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन बताऊंगा साथियों, डोंट वरी, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। बताइए, पहला तो मैंने आपको बता दिया बृहस्पति सभी को पता ही होगा, दूसरा बहुत कम लोग जानते दोस्तों। बताइए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और साथ में अपना जो मेन क्वेश्चन है उसका भी जवाब दीजिए कि वो कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है दोस्तों। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें जो मेन क्वेश्चन पूछा हम उसका आंसर टिक करेंगे दोस्तों। 545 का क्या जवाब जाएगा? तो जितने भी स्टूडेंट शुक्र को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। यहां पर शुक्र को टिक करने वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। अब मैंने पूछा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो शनि ग्रह, ध्यान रखेंगे शनि ग्रह, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों। पहला पूछे तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, दूसरा पूछे तो शनि सबसे बड़ा ग्रह है, और दक्षिणावर्त दिशा में कौन सा ग्रह घूमता है तो वो है शुक्र ग्रह। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन नंबर 546 का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। मंगोलिया देश निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, अंटार्कटिका द्वीप, अफ्रीका द्वीप, एशिया द्वीप या यूरोप द्वीप? बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों आप लोग क्या मुझे बताएंगे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी कमेंट करके बताएं जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का जवाब, सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया की? ठीक है, बताइएगा। मंगोलिया देश निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर सी ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, एशिया महाद्वीप में। जी हां दोस्तों, एशिया द्वीप में मंगोलिया देश आता है, ऑप्शन सी सही जवाब। अब मैंने आपसे पूछा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी, ध्यान रखेंगे यांगसी नदी, यांगसी नदी दोस्तों, ठीक है, ये यांगसी नदी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान रखना यांगसी नदी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, और ये अपना जल चीन सागर में जाकर गिराती है दोस्तों। ध्यान रखना एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है, और ये अपना जल
चीन सागर में जाकर गिराती है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ईमानदारी से टेस्ट देना और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 547 दोस्तों, लोक नृत्य वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इकट्ठे 2 क्वेश्चन रखे इसके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। पोवदास किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखने इसको, न जाने ये एग्जाम में रेलवे के द्वारा कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या केरल। दोस्तों राजस्थान में दोस्तों कालबेलिया नृत्य दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यूनेस्को की सूची में शामिल है ये कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य दोस्तों, ठीक है, राजस्थान का है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है, ठीक है, ध्यान रखना। गुजरात का दोस्तों घूमर नृत्य, आपको नहीं भूलना घूमर, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है कि ये पोवदास लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र टिक करेंगे। जितने भी स्टूडेंट आंसर टिक करेंगे तो महाराष्ट्र टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मैंने कहा ना आपको कि 2 इंपॉर्टेंट नृत्य रखूंगा जो आपके एग्जाम के पूछे गए हैं दोस्तों, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। पोवड़ा नृत्य वो था दोस्तों पोवदास नृत्य महाराष्ट्र का, और ये पोवड़ा नृत्य भी किसका है दोस्तों, महाराष्ट्र का ही है दोस्तों। किस राज्य का प्रदर्शन कराए, तो ये भी दोस्तों आप लोग टिक करेंगे, महाराष्ट्र राज्य की है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान रखना पोवदास नृत्य और पोवड़ा नृत्य इन दोनों का संबंध दोस्तों महाराष्ट्र जिले से दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, इसमें महाराष्ट्र में दोस्तों कौन सी झील पड़ती है दोस्तों, बताइए। लोनार झील दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोनार झील महाराष्ट्र में ही है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग टिक करते हैं महाराष्ट्र में दोस्तों। एलोरा की गुफाएं भी यहीं पर है, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता की गुफाएं दोस्तों यहीं पर स्थित है, गुफाएं, ठीक है दोस्तों। हैंगिंग गार्डन भी यहीं पर स्थित है, हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन भी यहीं पर स्थित है, हैंगिंग गार्डन। और दोस्तों ध्यान रखना महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जिसे महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार का सबसे बड़ा बंदरगाह जिसका क्या नाम है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में ही दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मेरा मोटिव ये नहीं रहता है कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं दोस्तों, क्विज तो कराना ही है, लेकिन उसके साथ मेरा मोटिव यही भी रहता है कि रेलवे में जो भी फैक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपके सामने रखूं, ताकि आपको आपकी तैयारी में कोई कसर ना छूटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 क्या तो क्वेश्चन नंबर 549 क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखें तो सबसे पहला आता है दोस्तों यूपी आता है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में यूपी है दोस्तों, फिर दूसरे में महाराष्ट्र है, फिर तीसरे में बिहार है दोस्तों, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यूपी में देख ली जाए जनसंख्या दोस्तों कितनी है, 20 करोड़ है दोस्तों, कितनी है, 20 करोड़ है दोस्तों, ठीक है, 20 करोड़ 2011 की जनसंख्या के अनुसार बता रहे आप, ठीक है। ये डाटा 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 11 करोड़ है दोस्तों, कितनी है, 11 करोड़, कितनी है दोस्तों, 11 करोड़। अगर बिहार की बात करें तो 10 करोड़ है दोस्तों, कितनी है, 10 करोड़। तो ये आप लोग डेटा ध्यान रख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 550 बहुत ही शानदार है। ओखला पक्षी विहार कहां पर स्थित है, बताइए। उन्नाव, कन्नौज, उन्नाव, गौतम बुद्ध नगर या संत कबीर नगर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व, ये चारों टॉपिक अच्छे से रट लेना। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, वापिस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एक तो आपको राष्ट्रीय उद्यान वाला अच्छे से रटना टॉपिक, टाइगर रिजर्व अच्छे से रटना है, पक्षी अभ्यारण्य और वन विहार ये भी अच्छे से रटना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, यहां से एक और टॉपिक बनता है दोस्तों कि दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है ना उनके किनारे ये किन नदियों के किनारे बसे हुए, ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है दोस्तों, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि हमें राष्ट्रीय उद्यान याद है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इस नदी के किनारे ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग राष्ट्रीय उद्यान याद तो करनी है, लेकिन वो किन नदियों के किनारे बसे वो भी याद करना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ओखला पक्षी विहार के बारे में पूछा है दोस्तों, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर यूपी में है दोस्तों, कहां पर ये गौतम बुद्ध नगर यूपी में है दोस्तों, ध्यान रखना। तो गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों आपको कौन सा अभयारण्य विहार देखने को मिलेगा? ओखला पक्षी विहार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रख दें इस क्वेश्चन को, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को भी लाइक कर देना दोस्तों, लाइक वाइक कर दिया करो, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दे क्लास को सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 551 साइंस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन हेपेटाइटिस का एक परिमाण है दोस्तों, बताइए। रक्त संबंधी बीमारी, यकृत का सूजन, हड्डी की बीमारी या गुर्दे की बीमारी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे निम्न में से कौन हेपेटाइटिस का एक परिणाम है दोस्तों। रक्त संबंधी बीमारी, यकृत की सूजन, हड्डी की बीमारी या गुर्दे की बीमारी? सभी स्टूडेंट्स बताएं। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर यकृत का सूजन टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 552। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपके 2-4 विटामिन इकट्ठे एक साथ में क्लियर करा दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 552, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? बायोलॉजी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये डिजीज वाला टॉपिक यानी कि बीमारियों से संबंधित टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, और एक विटामिन यानी ये विटामिन के बारे में अच्छे से टॉपिक पढ़ना है। ये 2 टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियर करना है। इनमें से गारंटी के साथ 100% की गारंटी ले लो दोस्तों, विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ है, ठीक है। तो आपको वही तैयारी हम करा रहे हैं दोस्तों, 1 नंबर के लिए पूरे क्वेश्चंस लेके आए हो ताकि आपके 1 नंबर यहीं से फंसे, ठीक है। पहले तो आप लोग विटामिन B3 का रासायनिक नाम बता दें। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3? तो यहां से नियासिन टिक करेंगे, ठीक है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम को क्या है दोस्तों? नियासिन है दोस्तों, ध्यान रखना, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों विटामिन B2 की दोस्तों। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अच्छे से रट लेना, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। थायमिन क्या है दोस्तों? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। थायमिन क्या है दोस्तों? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है दोस्तों। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 553। यह आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों, कांस्टेबल में पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 553। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। जो भारत में चुनाव आयोग हुए थे उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1956, 1950, 1960 या 1965? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कमेंट करिएगा। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। 1950 बिल्कुल सही जवाब जाएगा, 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा सा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, कैनिंग या वारन हेस्टिंग? कमेंट करके बताइए। चलिए मैं एक एक करके बता देता हूं। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर है। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर है। बंगाल का पहला गवर्नर है, पहला गवर्नर है, ध्यान रखना, ये बंगाल का पहला गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर है। और अंतिम गवर्नर कौन है? अंतिम गवर्नर कौन है बंगाल का? तो वारन हेस्टिंग है। अंतिम गवर्नर पूछे तो अंतिम गवर्नर है किसका? बंगाल का। ये अंतिम गवर्नर है बंगाल का, ध्यान रखना, ठीक है। आपको पूछा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग के, विलियम बेंटिंग टैग करेंगे। भारत का पहला गवर्नर है, ठीक है, विलियम बेंटिंग दोस्तों। कैनिंग क्या? अंतिम है, अंतिम गवर्नर जनरल है कैनिंग, अंतिम है, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चन से बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज
नहीं लेना है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 555 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 555, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? बताइए कमेंट करके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 1983 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में? कमेंट करके बताएंगे। 1983 में दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या क्या शामिल किया? एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये सभी महाराष्ट्र में, मैं आपको बता चुका हूं, इसके बारे में हम पढ़ चुके। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाएं, अजंताएं की गुफाएं, ठीक है। तो ये आपको देखने को कब मिलेंगी दोस्तों? ये यूनेस्को की सूची में कब शामिल की गई? 1983 में शामिल की गई, ठीक है। 1984 इसका सही जवाब जाएगा, जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों इसका है, ठीक है, ये इसका है, ये इनका है दोस्तों। आप लोग इसका टिक करें, ठीक है ना। आप लोग बी ऑप्शन का मत सोच लेना, ठीक है। हाँ, तो 1984 में दोस्तों और क्या हुआ दोस्तों? महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर को भी 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर लिख लें महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर। इनको भी दोस्तों यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1984 में। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया कि महाबलीपुरम के मंदिरों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महाबलीपुरम के मंदिर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में। आप सभी को पता है तमिलनाडु को मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से आपके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करें। उससे पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं थोड़े से। कल के होमवर्क में आशा करता हूं आप सभी ने कंप्लीट किया होगा दोस्तों। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन ले लो। होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आज होमवर्क के क्वेश्चन में हम टॉपिक ले लेते हैं चित्रकला, है ना, चित्रकारी वाला टॉपिक ले लेते हैं। कमलकारी चित्रकला बताइए। कलमकारी है दोस्तों, कमल नहीं कलमकारी है, ठीक है। यहाँ पर कलम लिखिए, कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, ठीक है। ये कलमकारी चित्रकला बताइए दोस्तों किस राज्य की प्रसिद्ध है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए जल्दी से। और ये दोस्तों जद्दोपाध्याय चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? बताइए, जद्दोपाध्याय बतानी है। और तीसरी आपको बतानी है दोस्तों रंगवाली और कसूती। ये आपको चित्रकलाएं बतानी दोस्तों किन किन राज्यों की प्रसिद्ध हैं। ये आपको चित्रकलाएं बतानी दोस्तों। आज का ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मुझे जरूर बताएं कि आज का आपका टेस्ट कैसा लगा। जल्दी से बताएं आज का टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपने इस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप लोग जरूर कमेंट करें। इससे क्या आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपने किन क्वेश्चंस में गलती करी है, किन क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है दोस्तों। अगर आप वो गलतियां सुधार लेते तो आपका जीके जेस को अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता आपको स्कोर करने से, ठीक है। तो आप लोग डेली, इसीलिए मैं आपके लिए टेस्ट लेके आता हूं दोस्तों, क्योंकि हमने उन 65 जीके जीएस की क्लासेस के माध्यम से बहुत पढ़ लिया दोस्तों। अब हम डेली टेस्ट चलाएंगे और डेली टेस्ट आपके हो रहे हैं। 8 PM पर आपको क्लास मिल जाती है डेली। आप लोग डेली टेस्ट दिया करें, ठीक है। अगर आपने वो 65 जीके जीएस की क्लास नहीं देखी दोस्तों, आप लोग जरूर देख रखना दोस्तों, रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम में। पूरे के पूरे जीके क्वेश्चंस यहीं से फंसाऊंगा दोस्तों। ऑप्शन आप ध्यान रखना 65 क्लासेस, ठीक है। इन 65 क्लासेस के अंदर हमने लगभग 1400 क्वेश्चंस कवर किए, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और आपके जो मॉडल पेपर सीरीज चली रही है, मॉडल पेपर सीरीज तो चल ही रही है दोस्तों, उसमें भी लगभग 600-700 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर मान के चलो तो 2200-2300 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के हो जाएंगे। अगर इतना कुछ चले जाते हैं दोस्तों तो इससे बाहर जीके जैस का एक भी क्वेश्चन नहीं आने दूंगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ये, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करना। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी कर देना दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, और जितने भी अभी क्लासेस उन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। बस कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, शाक्या जी टेलीग्राम चैनल का नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों। आप वहां पर सर्च भी कर सकते हो और लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। सभी क्लास की पीडीएफ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों, इन पीडीएफ का फायदा उठाइए। ये सब कुछ आप लोगों के लिए है दोस्तों, इतना कुछ बस आपको कुछ नहीं करना, मेहनत करना और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। क्लास का टाइम 8 PM ही रहेगा दोस्तों। कल हम इसी टाइम पर एक बार फिर नई क्लास के साथ और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।